धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर बड़ी इंफॉर्मेशन है। छांगुर बाबा पर आज एटीएस अहम खुलासा कर सकती है। छांगुर बाबा से पूछताछ का आज तीसरा रोज है और ऐसे में देखना बहुत अहम होगा कि एटीएस की तरफ से और किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ती है। आज भी अहम खुलासा, क्योंकि आपको मालूम है कि 7 दिनों की डिमांड पर छांगुर बाबा, उसके साथ ही नसरीन उर्फ नीतू, कई सारे सवाल हैं। क्योंकि आप देखें जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, जिस तरीके से 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया गया, विदेशों से फंडिंग की बात सामने आई, ये भी मालूम चला कि ये जो छांगुर बाबा है उर्फ जलालुद्दीन, इसने पूरी तरीके से एक साम्राज्य स्थापित किया था। आप सोचिए, फेरी वाला था, नग बेचा करता था, उसके बाद करोड़ों का मालिक बन जाता था। और न केवल वो अकेला, बल्कि उसके साथ कई लोग जो कि उसके साथ जुड़े हुए थे इस क्राइम फाइल में। लेकिन अब इस पूरे मामले में इंतजार इस बात का है कि एटीएस को और जांच के क्रम में क्या कुछ बातें पता चलती हैं। नीलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है लखनऊ से। नीलेश, आज रिमांड का तीसरा दिन है और किस तरीके के सवाल होंगे छांगुर बाबा से जो कि एटीएस पूछेगी? इसके अलावा अभी तक क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ मालूम पड़ा है छांगुर बाबा से जुड़ी हुई बातें? देखिए, बिल्कुल मैं इस समय बलरामपुर में मौजूद हूं और सीधा तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीधा नेपाल को कनेक्ट करने वाली रोड है। और यहां से नेपाल की अगर हम बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर नेपाल की दूरी है। तो ऐसे में एटीएस ने जब पूछताछ शुरू की छांगुर बाबा के साथ, तो तमाम जो है साक्ष्य एटीएस के हाथ लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि नेपाल के रास्ते बड़े पैमाने पर छांगुर बाबा को कैश जो है वो पहुंचाया गया था। हवाला के जरिए कैश पहुंचाया जाता था और नेपाल से जो सटे हुए इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर जिलों की बात कर लें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो नेपाली करेंसी थी उसको इंडियन करेंसी में चेंज कराने के बाद बाबा तक पहुंचाई गई। और एटीएस के पूछताछ का तीसरा दिन है, क्योंकि रिमांड 7 दिनों की मिली थी। कल एटीएस बलरामपुर छांगुर बाबा को लेकर आई थी, उन जगहों पर ले गई जहां पर छांगुर बाबा रहा करता था। तो कहीं ना कहीं तमाम और दस्तावेज एटीएस के हाथ लगे हैं। और इसी बीच अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी भी छांगुर बाबा से बातचीत कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का जब मामला सामने आया उसके बाद ईडी की एंट्री होती है। और अभी तक ईडी ने जो बाबा का सबसे करीबी व्यक्ति है नवीन रोहरा, उसके 7 बैंक खातों की जांच की है और अभी बचे हुए जो 15 बैंक खाते हैं उनकी भी जांच करेगी। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों से फंडिंग हो रही थी। और अभी तक ये जो फंडिंग है उसका होने का अनुमान 500 करोड़ से ज़्यादा का लगाया जा रहा है। हालांकि एटीएस की पूछताछ में, पड़ताल में अभी तक 200 करोड़ रुपए की फंडिंग का जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं हाथ लगा है। उसके अलावा अगर हम बाबा की करीबी नीतू उर्फ नसरीन की बात करें तो नीतू उर्फ नसरीन भी लगातार बाबा के साथ रहती थी और ऐसे लोगों को चिन्हित करती थी जो अपने वर्ग में दबे कुचले होते थे, गरीब होते थे, परेशान होते थे, पीड़ित होते थे। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर बाबा तक पहुंचाया जाता था, जिसके बाद बाबा अपने बल का प्रयोग करके, पैसे का इस्तेमाल करके उन लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। उसके अलावा बलरामपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन में बाबा की मजबूत पकड़ थी, जिस कारण जो है अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होता था तो उसके ऊपर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी दबाव डलवाने का काम किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एटीएस के पूछताछ का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अभी तक बाबा की संपत्तियों पर बुलडोजर चला है और कहीं संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। बलरामपुर जिले की अकेले बात कर लें तो 27 संपत्तियां बाबा की हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। उसके अलावा बाबा की संपत्तियां महाराष्ट्र में भी हैं, तो उस पर भी जो है ईडी जांच कर रही है और एटीएस भी जांच कर रही है कि आखिर इन संपत्तियों को जो कि कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आती है। सबसे बड़ी बात है कि छांगुर बाबा 70 साल का है, लेकिन ये कब से इस तरीके से धर्मांतरण का खेल खेल रहा था? दूसरी बात है कि विदेशों से फंडिंग की बात सामने आई थी। कौन कौन से देश और वहां पर कौन कौन वो लोग थे जो कि इसको फंडिंग दे रहे थे? इसके बारे में हिस्ट्री में ये भी मालूम पड़ता है कि पहले ये नग बेचा करता था, फेडी का काम करता था। वहां से इस धर्मांतरण के खेल में वो कैसे पड़ा? कौन लोग थे जो कि इसकी सहायता कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल अगर हम छांगुर बाबा की कुंडली उठाकर देखें तो सबसे पहले छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में घूम घूम कर अंगूठियां बेचने का काम करता था और छांगुर बाबा के इशारे पर तमाम लोग जो है उसके साथ में काम करते थे। उसके अलावा छांगुर बाबा ने उन लोगों को टारगेट किया था जो पीड़ित थे या फिर अधिकारी वर्ग से आते थे। उन लोगों को अंगूठी देता था और उन लोगों में अगर किसी एक व्यक्ति को भी फायदा हो जाता था तो उन लोगों को लगता था कि छांगुर बाबा की अंगूठी ने उनको फायदा पहुंचाया, जिसके कारण छांगुर बाबा की लोकप्रियता बढ़ती गई और वो बलरामपुर से निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंच गया। हाजी अली के दरगाह के बाहर भी छांगुर बाबा ने अंगूठी ऐसे
ऐसे लोगों को चिन्हित करके बेची जिनका समाज में दबदबा होता था या फिर वो अधिकारी वर्ग से आते थे। अब ऐसे में किसी एक अधिकारी को अगर कोई फायदा भी हो जाता था तो कहीं ना कहीं वो और प्रचार करता था। इस कारण जो है छांगुर बाबा ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करने के साथ साथ खाड़ी देशों की यात्रा करना शुरू किया। खाड़ी देशों में कुछ लोगों से छांगुर बाबा की मुलाकात होती है जो हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन के धंधे को बढ़ाना चाहते थे, फंडिंग करना चाहते थे, तो जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, दुबई है और खाड़ी देश के तमाम अन्य जो लोग हैं वो बाबा से मुलाकात करते थे और बड़े पैमाने पर बाबा के खातों में बाबा के द्वारा बताए गए लोगों तक पैसा पहुंचाने का काम किया जाता था। तो अपने आप में ये बताता है कि बाबा कितनी जल्दी जो है उत्तर प्रदेश से निकलकर दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने लगा और घूमने के साथ साथ जिस तरीके से 500 करोड़ रुपए की फंडिंग का मामला जब सामने आ रहा है, बात हो रही है कि 500 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई है। हालांकि मतलब सबसे बड़ी बात है नीलेश, ये डर का व्यापार करता था और इसी व्यापार के बूते इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका नीलेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।